हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धीरज और आप देख रहे हैं आत्मन स्टडी विद धीरज। ये लाइन सुन के अब तो बोर हो गए होंगे, है ना। चलो कोई नहीं यार, चलो आगे की स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, राइट? नहीं 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 नहीं, मैं वैसा यूट्यूबर नहीं हूँ यार जो पूरे टाइम सब्सक्राइबर्स की कहानी गाता रहूँगा। देखो, अच्छा लगे, सीधी सी बात है, अच्छा लगेगा वीडियो तो आप ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब और लाइक कर दोगे। और डिसलाइक कर रहे हो तो नीचे कमेंट में लिखना है यार, डिसलाइक क्यों किया। सीधी सी बात है। मैं फालतू की वो बकवास देखो करता हुई नहीं, और मेरे को ऐसा बकवास करना अच्छा भी नहीं लगता। एंड डेट्स ऑल। कल हमने पढ़ा था मतलब इस एक्टिविटी से ऊपर ऊपर तक का। अच्छा ठीक है, अपन को पता है कि जो मिरर, अच्छा किस किस को पता है कि मिरर से इमेज बनती है? हाँ, सबको पता है ना। बस, तो मिरर से ठीक है इमेज बनती है, एक प्लेन मिरर से इमेज बनती है। कर्व्ड मिरर से भी इमेज बनती है क्या? मतलब जो लेंस होते हैं, अच्छा ठीक है, उनसे तो अपन ट्रांसपेरेंटली देख सकते हैं, पर उनके ऊपर भी इमेज बन सकती है क्या? बनेगी तो कैसी बनेगी? उल्टी इरेक्ट मिरर जैसी, या फिर ब्लड, या फिर उसमें हमारा डेविल दिख जाएगा? होता क्या है यार? चलो देखते हैं आखिर होता क्या है। तो उससे पहले ये एक्टिविटी बता दूँ। ये देखो, इस एक्टिविटी में बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है। आपके घर पे अगर किसी के पास भी सबसे बड़े वाले अगर चश्मे हो, प्लस वाले, हाँ दूर के नहीं पास वाले, अगर हो ना, लेना। एक पेपर मत लेना, पेपर लोगे तो जलने में टाइम लगेगा। कोई भी ब्लैक कलर की चीज़ लेना। तो ब्लैक कलर की चीज़ ली, उसको धूप में रखा, और उसको फिर चश्मे को, मतलब सब जानते ही हो, आप स्मार्ट हो यार, इतना सब तो जानते ही हो, तो है ना। अच्छा ठीक है, ये सब कुछ तो जानते हो, पर वाइट पेपर को रखोगे ना तो उसको टाइम बहुत लगेगा। इसी जगह अगर ब्लैक को रखोगे तो ब्लैक 2 सेकंड में जल जाएगा। मैंने किया है, मैं ट्राई करता हूँ रहता हूँ, ऐसे एक्सपेरिमेंट तो मैं करता रहता हूँ। कभी कभी सोचता हूँ स्टडी चैनल से अच्छा एक्सपेरिमेंट चैनल खोल दिया होता। ठीक है ना। ये सब कुछ हो गया। तो अब मैं आता हूँ कि आखिर वो उस स्पेशल लेंस से ही उस पेपर पे आग क्यों लगती है। अगर अपन दूसरा वाला लेंस करते हैं, यूज़ करते हैं, यानी कि जैसे दूर वाला चश्मा है, अगर अपन उसको यूज़ करते हैं तो लाइट एक जगह फोकस होने की जगह वो फैल जाती है, लाइट एकदम बहुत ज़्यादा फैल जाती है। तो ऐसा क्यों यार? वो तो दूर का चश्मा है, वो तो और फोकस्ड होना चाहिए, और पावरफुल है वो तो। नहीं यार, चलो देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो देखो, मेरे को पता है कि लेंस के ये रे डायग्राम को देख के आप सबके दिमाग चकरा गए होंगे, या फिर प्रेशर बन गया होगा। तो देखो, इसमें ऐसे डरने जैसी कोई बात नहीं है। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें जैसे देखो कुछ नहीं है, अपन चलो इस डायग्राम को ले लेते हैं, इस वाले डायग्राम को। तो देखो इसमें क्या है, देखो सारी रेज आ रही है, ठीक है, आ रही हैं, आई जा रही हैं, अभी भी आ ही रही हैं। अच्छा वो छोड़ो, आ रही है तो देखो जैसे कि ये वाली रे आई, यहाँ पे टकराई। अभी सोचो कि यहाँ से जाके किधर रिफ्लेक्ट हो सकती है? इधर ही रिफ्लेक्ट होगी, और किधर रिफ्लेक्ट होगी? बुक के अंदर तो रिफ्लेक्ट होने से रही। सो तो बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये लाइंस बना देनी है और इनको सोच समझ के रिफ्लेक्ट करा देना है। और अगर एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक अगर स्ट्रेट एक्सिस है जो कि फोकल एक्सिस या फिर प्रिंसिपल एक्सिस अपन उसको कहते हैं, अगर वो है तो वो स्ट्रेट लाइन से आएगी और फिर चली जाएगी। और नीचे वाली को ऐसे कर देना। ऐसा ही सारे डायग्राम्स में होता है। अब जैसा इस डायग्राम का ले लेते तो ये लाइन आई, तो इसको नीचे डालना है, ठीक है, नीचे डाल दिया। ये वाली लाइन आई, इसको नीचे डालना है, ठीक है। ये लाइन तो चलो सीधी जा रही है। फिर ये वाली लाइन आई, चलो ठीक है, इसको भी मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे करके सीधा डाला। बस इतना सब कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है ना। तो पेपर एट फर्स्ट बिगिंस टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक, इवेंचुअली इट मे कैच फायर। तो पेपर है ना, धीरे धीरे, एकदम से ऐसा नहीं है कि चश्मा रखोगे वो आग लग जाएगा। मतलब जैसे मतलब कोई जंगल में आग लग रही है वैसे भड़क जाएगा, एकदम नहीं भड़केगा। पहले धुआं आएगा, फिर उसमें आग लगेगी। ठीक है ना। अब वो जला क्यों? सीधी सी बात है यार, जला क्यों मतलब क्या क्वेश्चन क्या है, ये जला क्यों?
द लाइट फ्रॉम द सन जो है ना, वो कवरेज होती है एक पॉइंट के ऊपर, मतलब कि जो लाइट आ रही है ना सन से, वो जा रही है सीधा एक पॉइंट के ऊपर और वो ओवर हीटेड पॉइंट हो रहा है। अपन जानते हैं कि सन की लाइट में अगर अपन थोड़ी देर भी बैठते हैं तो गर्म हो जाते हैं। नहीं, दिमाग गर्म नहीं होता, बॉडी गर्म हो जाती है। शायद दिमाग भी होता है क्योंकि बॉडी भी दिमाग का ही पार्ट है। तो ठीक है ना, तो वो जब लाइट सारी की सारी एक जगह अगर आ जाती है तो वो ओवर पावरफुल हो जाती है। और जो इस वीडियो को देखने वाले बॉयज़ हैं या फिर जो भी गेमर्स हैं, उनको पता ही होगा कि ओपी हो जाती है वो लाइट, यानी कि ओवर पावर्ड। सो ठीक है ना, तो जो हीट प्रोड्यूस होती है ना ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ द सनलाइट लेंसेज द पेपर, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड द पोजिशन ऑफ द मिरर गिव्स द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो देखो, पोजीशन भी एकदम सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेपर के एकदम चिपका दोगे ग्लास को तो वो आग पकड़ लेगा, नहीं, एकदम परफेक्ट पोजीशन होनी चाहिए, तभी जाके वो आग पकड़ेगा। Overview, figure 10.2. Closely, एक नंबर है, rays of parallel to the principal axis are falling on a concave lens। तो उन्होंने प्रिंसिपल एक्सिस की डिफाइन तो बताई नहीं और पहले ही प्रिंसिपल एक्सिस ठोक दिया। तो ऐसा है कि प्रिंसिपल एक्सिस जैसे कि ये कोई लेंस है, ठीक है, और ये बताया होता है प्रिंसिपल एक्सिस, जो इसके एकदम सेंटर में से निकलता है और बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं करता और इसकी फोकल लेंथ के इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ होती है और यहाँ से रेस की आना भी स्टार्टिंग होती है। तो इसको अपन कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और इसी के ऊपर जाके अगर रेस को कुछ करना होता है तो वो सारी की सारी रेस यहीं पे आके कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ओके, सो ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टिव रेस। अब जो रेस रिफ्लेक्ट हो रही है उनको ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्योंकि अब कुछ टर्म्स आने वाली है। They are all meeting or intersecting at a point on the principal axis। तो देखो, कॉन्वेक्स में तो क्या हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से सारी लाइंस दूर जा रही है और प्रिंसिपल एक्सिस वाली तो वापस रिफ्लेक्ट हो गई है। सो और ये सारी लाइंस दूर जा रही है, ठीक है ना। तो कॉनकेव में पास आती है, कॉन्वेक्स में दूर जाती है, ठीक है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस। प्रिंसिपल फोकस। Similarly, observe 10.2. How are the rays parallel to the principal axis reflected by the convex mirror? The reflected rays appear to come from point of the principal axis. This point is called the principal focus of the convex lens। देखो, ये पॉइंट जो सारी रिफ्लेक्ट होकर बाहर जा रही है ना, उस पॉइंट को अपन कहते हैं प्रिंसिपल कॉन्वेक्स एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। और जो कॉनकेव में होता है उसको अपन कहते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो देखो, कॉन्वेक्स में ऐसा नहीं होगा, ऐसा मत कर देना एग्जाम में कि अच्छा ठीक है ये लाइंस यहाँ पे आ रही है तो ये इनका फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ये इसका, ये इसका, ये इसका और ये इसका। अच्छा ठीक है, इन दोनों को मिक्स कर दिया, यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया और ये इनका हो गया। नहीं रहे, देखो जैसे कि ये रिफ्लेक्ट हुई तो इसका पीछे बनता है। कॉन्वेक्स में जो है ना वो मिरर का पीछे बनता है। तो ये जो है ना एफ, ये है इनका प्रिंसिपल फोकस। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। तो जो पोल या फिर मतलब पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको अपन फोकल लेंथ कहते हैं और उसको अपन स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ओके, सो अभी द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर is by large and large spherical surface, then has a circular outline। The diameter of the reflecting, हाँ भाई यार आ गया डायमीटर। जो लोग भी सोच रहे क्या जियोमेट्री, या फिर जिनके लिए जियोमेट्री दुश्मन है, भाई लोग इस चैप्टर में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चैप्टर बहुत बड़ा है और बेसिकली इसमें जियोमेट्री और मल्टीप्लिकेशंस का ही है इसके अंदर। मतलब
ठीक है ना। तो उसको अपन कहते हैं एपर्चर, यानी कि जो डायमीटर है ना पूरे उस स्पेयर का स्पेरिकल मिरर का, उसको अपन कहते हैं एपर्चर। प्रोनाउंसिएशन क्या बताऊँ, पर सबका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। तो आप चाहो तो इसको कुछ भी बुला सकते हो, क्योंकि अपन के ऊपर कौन कॉपीराइट लगाने वाला है। तो MNA नहीं, MLA नहीं, MN रिप्रेजेंट द एपर्चर। MN मतलब रिप्रेजेंट द एपर्चर। वी शैल कंसिडर इन आवर डिस्कशन ओनली such spherical mirrors whose aperture is much smaller than its radius of curvature. Is there a relationship between the radius of the curvature and the focal length f of the spherical mirror? हाँ, इनके बीच में एक रिलेशनशिप है। वो है कि R इज इक्वल्स टू 2f, यानी कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस की डबल्ड है। यानी मतलब देखो डायमीटर जैसे ही हो रहा है कि डायमीटर इज़ द जस्ट डबल ऑफ द रेडियस। तो इसमें ऐसा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एफ की जगह बस डी लगा देना। सो अब उस क्वेश्चन का आंसर कि इमेज फॉर्मेशन बाय अ स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है, वो ऐसा मत समझना कि इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो आगे चलते हैं। धीरज बोलता है कि एक्टिविटी के नीचे जो होता है वो उसकी ऑब्जर्वेशन होती है, वो पढ़ लेते हैं, ठीक है, सारा काम खत्म हो जाएगा। नहीं यार, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो इम्पोर्टेंट होती है, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें चैप्टर का ओवरव्यू होता है। और ये एक्टिविटी भी भाई साहब ऐसी ही है। You have already learned a way of determining the focal length of the concave mirror. हाँ ठीक है, ये तो अपन ने पता कर लिया कि फोकल लेंथ कैसे पता करते हैं। जो प्रिंसिपल फोकस है और जो पोल है उनका जो डिफरेंस जो होगा या फिर जो डिस्टेंस है वो उनकी फोकल लेंथ है। अब एक्टिविटी 10.2 में क्या करना है? द शार्प ब्राइट स्पॉट ऑफ द लाइट यू गॉट ऑन पेपर इज इन फैक्ट द इमेज ऑफ द सन। एक मिनट, क्या? वो इमेज ऑफ द सन मतलब क्या? क्या ही कह रहे हैं यार ये, कि मतलब जो स्पॉट अपन को वहाँ पे दिखा ना पेपर के ऊपर या फिर किसी के ऊपर भी, जो अपन ने ग्लास से किया था, मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास हो या फिर कोई भी लेंसेज हो, पास वाले चश्मे हो, पास वाले नंबर के चश्मे हो, उनसे जो किया था, क्या पता वो एक सन की इमेज हो। साइंटिस्ट भी ने यार कुछ भी सोच लेते, मतलब कुछ भी। सन की इमेज, इट वॉज टाइनी रियल इन्वर्टेड इमेज। अब इन्वर्टेड सर्कल को भी इन्होंने इन्वर्ट कर दिया। यू गॉट द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर बाय मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्मेशन द मिरर। ठीक है ना। तो अब क्या लेना है? कॉनकेव मिरर लेना है। कॉनकेव मिरर, अरे गुफा वाला मिरर। फाइंड आउट इट अप्रोक्सीमेट वैल्यू फोकल लेंथ, ठीक है ना, इन द वे डिस्क्राइब अबव। तो जैसा ऊपर डिस्क्राइब किया वैसा। नोट डाउन द फोकल वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ। यू कैन ऑल्सो फाइंड इट आउट ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ऑन अ शीट ऑफ द पेपर। ठीक है, तो इसके लिए पूरा सेटअप करना पड़ता है। एक पेपर की शीट लो, उसके ऊपर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बना दो, फिर एक हमारा कॉनकेव लेंस ले लो, और फिर बस। देखो, इसके लिए कुछ नहीं करना है। देखो हमारे पास कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों ही एक साथ है। अच्छा, स्टील के चम्मच किसके पास है? किसी के पास नहीं है? ठीक है, जाके लेके आओ। अरे लेके आओ यार, इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेके आओ पॉज करके। ठीक है, लेके आ गए। नहीं लेके आए तो भाई यार लेके आओ यार, समझ में आएगा, मज़ा आएगा। तो ठीक है ना। अब वो चलो मैं भी लेके आता। ठीक है, अब मैं भी लेके आ गया। तो देखो, अब वो जो स्पून है ना, मतलब जिस साइड से अपन उसको पकड़ते हैं, या फिर अब उसको है ना एकदम स्ट्रेट रखो, एकदम स्ट्रेट। तो क्या दिख रहा है आपको? कौन सी साइड जो है वो कॉनकेव मिरर लग रही है? फ्रंट वाली साइड। फ्रंट वाली साइड को ऊपर रखो, मतलब कि जैसे कि स्पून थोड़ा बड़ा बन गया है, तो ठीक है ना, ये आपका स्पून है, ठीक है। तो ये इसकी अब फ्रंट साइड है। स्पून का टैग लगा देता हूँ, यस ये स्पून है। तो ठीक है ना। तो लेट इट बी कि आपके फ्रंट वाली साइड है। तो इस फ्रंट वाली साइड में आपका चेहरा देखो, वो कैसा दिख रहा है? इमेज उल्टी है, और तो और फ्लिप्ड भी है, यानी कि इन्वर्ट भी है। ये होगा हमारे कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर के साथ। अब उसको फ्लिप कर दो, यानी कि उसको कॉन्वेक्स मिरर बना दो। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है वो अपन को एकदम राइट इमेज दे रहा है, पर वो भी इरेक्ट है, मतलब उल्टी है, फ्लिप है। तो ये होता है चम्मच वाला एक्सपेरिमेंट। कोई पूछे कि तुम कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की इमेज को कैसे समझा सकते हो, चम्मच वाला एक्सपेरिमेंट याद कर लेना।
चम्मच का जो फ्रंट पार्ट है यानी कि जो कॉनकेव मिरर है वो हमेशा अपोजिट इरेक्ट इमेज दिखाएगा, जबकि कॉन्वेक्स जो है वो फ्लिप्ड यानी कि इरेक्ट तो दिखाएगा पर वो सीधी होगी, मतलब उल्टी नहीं होगी। ठीक है ना, देख ही लिया होगा। समझदार बच्चे पहले लेके आ गए होंगे, समझदार भाई बहन, और जिनको नहीं समझना है और जिनको पढ़ना है तो वो सब चलो अपन थोड़ी बहुत। Mark a line on a table with a chalk. Place the concave mirror on a stand. Place the stand over the line such that its poles lies over the line. Draw a chalk 2 or more lines parallel to the previous lines, such that the distance between the 2 successive lines is equal to the focal length of the mirror. These lines will now correspond to the position of the point P, F, and C, respectively. Remember, for a spherical mirror of a small aperture, the principal focus midway between the pole and the center of the curvature. अब एक ब्राइट ऑब्जेक्ट स्क्रीन रखनी है इन द फ्रंट ऑफ द मिरर टिल यू सी, यानी कि प्लेस अ पेपर स्क्रीन एंड मूव इट फ्रंट ऑफ द मिरर टिल यू ऑब्टेन अ शार्प ऑब्जेक्ट इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम या फिर ऑन इट। अब इसमें कुछ नहीं करना, ऑब्जर्व द इमेज करना है। तो चलो अब इसके आगे का देखते हैं। Okay, you will see the bow activity that the nature of the position and the size of the image formed by the concave mirror depends on the position of the object in the relation to the points. जैसे कि P, F और C, the image formed real from the position of the object. It is found to be virtual for a certain other position. The image either magnified, reduced, or has the same sign depending on the position object. A summary of this observation depending your reference in the table 10.1. So okay, ये हमारी उस चीज़ की समरी है। तो सबसे पहले हमारे एट इन्फिनिटी पोजीशन पर कैसे रखा है यार, ठीक है ना। इन्फिनिटी पोजीशन मतलब किसी भी पोजीशन पे होगा। तो अब पोजीशन ऑफ द इमेज, तो एट द फोकस एफ पे कैसे बनेगी। अब साइज़ क्या होगी उसकी हाई डिमिनिश्ड होगी और पॉइंट साइज्ड होगी, मतलब छोटी हो जाएगी वो, और वो रियल और इन्वर्टेड होगी। ठीक है भाई, रियल और इन्वर्टेड तो अपन को पता है। अब बिहाइंड सी, देखो अब सी क्या, आप लोग कहोगे सी और ये पॉइंट्स क्या है यार। बिहाइंड द सी, एट सी, सी एफ। अगर कोई बुक है ना पास में, कोई मतलब ये वाली बुक, तो उसमें ये वाला डायग्राम खोल के बैठ जाओ, ये वाला पेज नंबर 162। इसमें क्या है ना, इसमें देखो तो ये मार्क किया हुआ है ना, सी है, एफ है, ये पॉइंट्स है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। सो इन पॉइंट्स को लेके बैठ जाओ, ठीक है ना। सो बिहाइंड द सी, ठीक है ना, सी के पीछे, तो वो बनेगा यानी कि एफ और सी के बीच में। बिहाइंड द सी यानी कि एफ और सी के बीच में, तो वो डिमोलिश्ड होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। देखो अब इसमें ना आपको ऐसे याद नहीं होगा, तो देख लेते हैं। अब नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, सब जगह रियल होगा, चाहे वो किधर भी हो। बस एक वर्चुअल और इरेक्ट तब होगी जब वो है पी और एफ के बीच में। बुक खोल लो यार, अभी भी नहीं खोली है तो, पी और एफ के बीच में, ठीक है ना। बाकी सब जगह वो रियल और इन्वर्टेड होगी। और इसमें इनलार्ज रो कब होगी, जब वो पॉइंट सी एफ पे या फिर पी एफ पे आएगी। और हाईली इनलार्ज्ड वो तब होगी जब वो सिर्फ एफ पे होगी। मतलब अगर इमेज एफ की तरफ जा रही है या फिर एफ के कुछ लगभग पास में है तो वो इमेज इनलार्ज्ड होगी। और अगर वो सी पे है तो सेम साइज़ की रहेगी। और अगर वो सी से पीछे या फिर सी और एफ का कोई कॉम्बिनेशन है तो वो पॉइंट साइज और डिमोलिश्ड ऐसे हो जाएगी। अब एट एफ यानी कि एट इन्फिनिटी, एट बिटवीन पी एंड एफ यानी कि बिहाइंड द मिरर, एंड एट सी यानी कि एट सी बिहाइंड। सो ठीक है ना। तो अब बारी है। सो ठीक है, ये रहा हमारा नोट्स। देखो भले ही मैंने चैप्टर पूरा नहीं पढ़ाया पर मैंने नोट्स पूरे दिए, पूरे चैप्टर के नोट्स है ये। मैंने नहीं बनाए पर जिसने भी बनाए सही बनाए। सो ओके, तो अपन ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया था, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर ये हो गया था, और अपन ने ये पॉइंट्स नहीं पढ़े थे।
तो जो इमेज फॉर्म होगी ना प्लेन मिरर से, वो वर्चुअल होगी यानी कि इमेजनरी होगी, और इरेक्ट होगी यानी कि वर्चुअल स्क्रीन पे होगी। अब लेटरली इन्वर्टेड, देखो जैसे पिछले टाइम में आया था ना उस टेबल में, यानी कि इन्वर्टेड और इरेक्ट, उनके मीनिंग नहीं पता तो नोट्स में आ जाओ, ठीक है, उनके सबके मैंने मीनिंग डाल रखे। वर्चुअल, द इमेज डू नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन। इरेक्ट मतलब कि वो स्क्रीन पे फॉर्म नहीं हो रही है, मतलब कि वो अपन को दिख नहीं रही है। अब लेटरली इन्वर्टेड यानी कि लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपेयर ऑन द राइट साइड ऑफ द इमेज। लेटरली इन्वर्टेड मतलब कि फ्लिप हो गई वो इमेज। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। Fourth, the image formed is as far behind the mirror as the object is it in the front. A reflection of the light by the spherical mirror. ठीक है ना? Mirror whose reflecting surface are curved inward and outward specially are called spherical mirrors. For example, spoon. The curved surface of a Chinese spoon can be considered as curved mirror. It is curved inward. It is curved outward, act as a concave and act as a convex mirror. कॉन्केव मिरर और कॉन्वर्जनिंग मिरर या फिर डाइवर्जनिंग मिरर, इनको याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्यू बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर। ये डायग्राम भाई साहब, ये डायग्राम जो है ना, इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। देखो ये कॉन्केव है, हाँ एक मिनट यार, इसका किधर गया, छोड़ो। तो ये कॉन्केव मिरर का है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सेस, मैंने बताया था। ये है रेडियस ऑफ द कर्वेचर और ये है इसकी फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ 2 गुनी होगी तो वो इसका रेडियस होगा। मतलब इसमें ऐसा मत समझना कि डायामीटर इज डबल ऑफ द रेडियस, नहीं, यहाँ पर रेडियस इज डबल ऑफ द फोकल लेंथ। अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे भी ये प्रिंसिपल एक्सेस है। यहाँ पे ये देखो कॉन्वेक्स में है ना, सारी चीज़ें पीछे बनती हैं। ये रेडियस ऑफ द कर्वेचर, ये फोकल लेंथ और ये कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल एक्सेस क्या होता है, पोल क्या होता है, एपर्चर क्या होता है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सेस क्या होता है, लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, यानी कि जो लाइन पोल को भी टच करिए और कर्वेचर को भी टच करिए उसको कहते हैं। अब पोल क्या होता है यार, जियोमेट्रिकल सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। देखो इसमें वो सारी चीज़ें जो बुक में आपको समझ में नहीं आई, ठीक है ना। अब सेंटर ऑफ द कर्वेचर, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम अ पार्ट ऑफ स्फेयर, इट हैज सेंटर विच इज़ नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ द कर्वेचर क्या होता है, द सेपरेशन बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर इज PC इज इक्वल्स टू R, फोकस पॉइंट, ठीक है ना। ये सब कुछ तो हो गया। अब इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, ये भी अपन ने देख लिया ये कैसे बनती है, ठीक है ना। अब बी रे विच पासेस, एक मिनट यार, ये वाला दूसरा वाला आ गया, अपन ज़्यादा आगे आ गए, ये अपन कल पढ़ेंगे, नहीं तो याद समझ में नहीं आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर सब्सक्राइब लगे, मतलब अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं लगे तो डिसलाइक करके कमेंट में डाल देना क्यों अच्छा नहीं लगा, बाकी सब बढ़िया है यार।